माला और सरजू कई सालों से गांव के अमीर सेठ जय किशन के यहाँ काम करते थे। सरजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और माला उसके घर के सारे कामकाज। सरजू और माला के दो बच्चे भी थे, बिंदिया और शिवा। सरजू और माला जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी सरिता उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। माला, अरे माला कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी। जी मालकिन बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे इसीलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। चल जल्दी कर। माला बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट। वो वाला हार तू मत छू से, मैं ही उठाती हूँ। सरिता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरों का हार था। उस हार की चमक देखकर माला ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो गया तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी ही देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो की खान में काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे ही बहुत देर हो गई है। माला चुपचाप सरिता को तैयार करने लगती है। ये सरिता की आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर माला के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना माला के बस से बाहर था। दूसरी तरफ माला को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था, पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सरिता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और माला सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर सरजू ने उससे पूछा, क्या हुआ माला, आज क्या दिखाकर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती माला, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसा ही हीरो का हार जैसा मालकिन पहन कर गई है पार्टी में। माला, ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? माला की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपना खाली कटोरा माला की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर माला घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती हैं और फिर उससे कहती हैं, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालकर माला को देती है और कहती, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। माला अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को सरजू के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है, और न ही कुछ और जो वो अम्मा मुझसे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है तो इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। माला ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास, वहां जाकर वो उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं, जिन्हें देखकर बिंदिया माला से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं।
उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। माला तुरंत जाकर देखती है। वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की। अरे हाँ रे बिंदिया, ये तो वही जगह है जहां मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए बीज दबाए थे। लगता है उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से माला उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सरजू माला से कहता है, माला, ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसकी जड़ अभी भी ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। सरजू जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। माला ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोले, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है माला? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है। ये असली हीरे ही हैं। अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। माला और सरजू बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरों से भरी पड़ी थीं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरों की खेती करने लगे। माला और सरजू के दिन फिर गए थे। उन हीरों ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब माला सारा दिन गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। माला को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब सरिता की तरह माला को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में, अरे सरिता, कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही रही हो। तुम्हारा ये हार कितना फीका है। मेरे हार की चमक के सामने तो ये कुछ भी नहीं। सरिता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माला की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरों के खेत थे, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। फिर एक दिन, माँ जल्दी चलो माँ, देखो शिवा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। माला भागती हुई शिवा के पास पहुंची। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर माला ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यहीं रखी थी। पता नहीं कब शिवा बाबा ने ये हीरा निकाल लिया। ये तो साफ था कि शिवा ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीभ से लगा लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। सरजू शिवा को तुरंत अस्पताल लेकर भागा। देखिए, हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे माला के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे हीरों से नफरत सी होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरों के सारे गहने उतारकर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं। माला मंदिर की दहलीज पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे। माला बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक है जब तक वो पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है, तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज माला को देकर वहां से चली गई। माला ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस शिवा के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते शिवा को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। माला बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरों के खेत नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत उसके पास था, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।